नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 111वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आज 5 जनवरी गुरुवार को यात्रा उत्तर प्रदेश के शामली से शुरू की गई, जो कि शाम के समय हरियाणा में प्रवेश करते हुए पानीपत में जाकर रुकेगी। इसके साथ ही बता दें कि यह यात्रा का हरियाणा में दूसरा फेज है और इसके बाद हरियाणा में अपना सफर पूरा कर यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी और इसका समापन जम्मू कश्मीर में जाकर होगा। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार कांग्रेस 30 साल पुराना इतिहास बदलेगी। गहलोत से ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस 25 से 30 साल पुरानी परंपरा को तोड़कर इस बार सरकार रिपीट करेगी, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में 1993 के बाद से ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा रिपीट कर पाई है, लेकिन हर बार एक अंतर रहा है। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जनता के मन में 6 महीने बाद ही यह भाव आ जाता है कि सरकार तो अशोक गहलोत की ही अच्छी थी। इसीलिए 2013 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुए 8 उपचुनाव में से 6 में भाजपा हारी थी, क्योंकि लोग उनकी नीतियां समझ गए थे और हमारी योजनाओं से इस बार जनता बहुत खुश है। इस बार जनता के मन में कोई एंटी इनकम्बेंसी ना होकर प्रो एफिशिएंसी है। यही कारण है कि हम 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं। बीजेपी सिर्फ एक उपचुनाव जीत सकी और उसमें भी जीत का अंतर मामूली रहा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये कोई लोक लुभावन नहीं बल्कि जरूरी कदम है। उज्ज्वला योजना में मोदी सरकार ने एक सिलेंडर तो फ्री दे दिया, लेकिन अब एलपीजी सिलेंडर 1050 रुपए का मिल रहा है। ऐसे में लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। जहां हमारी सरकार है वहां हम महंगाई को काबू में करने के कदम उठा रहे हैं और इस बार के बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है। अगरतला जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार खराब मौसम की वजह से उनके प्लेन को डाइवर्ट किया गया। आपको बता दें, गृह मंत्री को कल बुधवार रात को अगरतला पहुंचना था और अगले दिन पूर्वोत्तर राज्य में 2 रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। दरअसल भाजपा नेताओं द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमित शाह के पहले राज्य की राजधानी अगरतला से लगभग 190 किलोमीटर दूर उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर जाने की संभावना है, जहां वह पहली रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद वह दूसरी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए बांग्लादेश सीमा के पास दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि त्रिपुरा में फरवरी या मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है और पार्टी नेताओं का कहना है कि इन 2 रथ यात्रा के तहत कई जनसभाओं और रैलियों की योजना बनाई गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी ने बुधवार को शिवसेना के पूर्व मंत्री अनिल परब की 10.20 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि रत्नागिरी में परब, साई रिजॉर्ट्स एनेक्स और अन्य के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में ये कार्रवाई की गई है और इस जब्ती में मुरुड़ में 1 एकड़ जमीन जो करीब 2,73,91,000 रुपए की है और इस पर बने रिजॉर्ट की कीमत 7,46,47,000 रुपए शामिल है। साथ ही ईडी की जांच में ये भी पता चला है कि सदानंद कदम की मिलीभगत से स्थानीय एसडीओ कार्यालय से भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग में बदलने के लिए अवैध अनुमति प्राप्त की गई और सीआरजेड मानदंडों का उल्लंघन करते हुए रिजॉर्ट का निर्माण किया गया। बता दें कि पीएमएलए के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की शिकायत के बाद पिछले साल ईडी द्वारा परब, साई रिजॉर्ट्स एनेक्स, सी कोच रिजॉर्ट्स और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की गई थी और इसके साथ ही उनके खिलाफ धोखाधड़ी करने और महाराष्ट्र सरकार को नुकसान पहुंचाने की भी शिकायत दापोली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अब भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैप करने के बाद उनका नाम और फोटो जारी नहीं किया जाएगा। केवल उनके विभाग का नाम और उनके पद की जानकारी को ही सार्वजनिक किया जाएगा। बता दें, यह आदेश हाल ही में डीजी एसीबी का अतिरिक्त चार्ज संभालने वाले हेमंत प्रियदर्शी द्वारा दिया गया है। डीजी एसीबी ने कहा है कि जब तक कोर्ट में केस साबित नहीं हो जाता तब तक गिरफ्तार लोगों का नाम और उनका फोटो उजागर नहीं किया जाएगा और न ही मीडिया को उनका नाम और फोटो दिया जाएगा। वहीं डीजी एसीबी के इस आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर आरोप साबित होने की बात है तो यह तमाम अपराधों पर लागू होती है, फिर तो चोर, डकैत, मर्डर करने वाले और रेप करने वालों का नाम भी तब तक सार्वजनिक नहीं होना चाहिए जब तक उन पर आरोप साबित नहीं हो जाता। पश्चिम बंगाल में बुधवार 4 जनवरी को कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले सामने आए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार ये चारों लोग अमेरिका से लौटे थे और इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग से यह पुष्टि हुई है कि ये चारों व्यक्ति नए सब वेरिएंट BF7 से संक्रमित थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चारों मरीजों की हालत स्थिर है और इनमें से 3 नदिया जिले के हैं, जबकि एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में वह कोलकाता में रहता है। बता दें, चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 ने ही हाहाकार मचा रखा है और इसे देखते हुए सतर्क हुए भारत में विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। वहीं इससे पहले भी यानी पिछले हफ्ते कोलकाता हवाई अड्डे पर 3 लोग और कोरोना संक्रमित मिले थे, जिनमें से एक विदेशी नागरिक था और उनके जीनोम सीक्वेंसिंग में बाद में पुष्टि हुई थी कि वे ओमिक्रॉन के BF7 सब वेरिएंट से संक्रमित थे। भयानक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को देहरादून से एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया है और अब उनका आगे का इलाज यहां के कोकिलाबेन अस्पताल में होगा। BCCI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अस्पताल के स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोस्कोपी हेड डॉक्टर दिनशा पारदीवाला की देखरेख में पंत का ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर पारदीवाला इससे पहले सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे क्रिकेटर्स का इलाज कर चुके हैं। इसके साथ ही BCCI ने यह भी बताया है कि पंत के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी की जाएगी। पंत की रिकवरी और इसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया पर भी बोर्ड की टीम अपनी नजर रखेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।